रोहित जी, स्टार्टअप के लिए आपने सबसे महंगी वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो खोई है? अपनी वेल सेटल्ड जॉब। वो मोमेंट आपको कब लगा कि जब आपको ये अंदर से फील आई कि रोहित, मैं खुद को कहीं खो रहा हूँ? जब मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया। प्रॉफिट के बिना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है या सेल्फ डिसेप्शन? एक स्ट्रैटेजी। स्टार्टअप फेलियर लाउड नहीं होता, आप इसे एग्री हैं या डिसएग्री? एग्री। गलत को फाउंडर या गलत फर्स्ट हायर, कौन ज़्यादा डैमेज करता है? एक गलत को फाउंडर। लक वर्सेस स्किल, सर्वाइवल में कौन ज़्यादा काम आता है? स्किल काम आती है। कैसे? आ, कि टीम को सच बताना ज़्यादा रिस्की है या झूठी उम्मीद है? झूठी उम्मीदें। क्विट करना फेलियर है या कभी कभी ब्रेवरी? ब्रेवरी है। वेलकम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कंवलदीप कौर फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस नए पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक छोटा सा इंट्रो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित राय, फाउंडर ऑफ एक्रेडिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एक्रेडिट मार्केट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक स्टार्टअप ही शुरू नहीं किया बल्कि प्रेशर, फेलियर और अनसर्टेनली के बीच सरवाइव करके बिल्ड किया है। आज के एपिसोड में हम मिस्टर रोहित रॉय के साथ बात करेंगे स्टार्टअप के दो सच, स्टार्टिंग द ड्रीम और सर्वाइविंग द रियलिटी। तो वेलकम है रोहित जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट का, तो Correct. टाइम को हम खर्च ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप शुरू करना आसान है पर सरवाइव करते करते कितने फाउंडर्स टूट जाते हैं ये कोई नहीं बताता। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रोहित जी से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे अपनी जर्नी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रोहित जी, आप मुझे पहले बताएं कि स्टार्टअप शुरू करना जी। और उसको जिंदा रखना दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, बहुत मेजर डिफरेंस है एक स्टार्टअप को शुरू करना और उसको ज़िंदा रखने में, क्योंकि एक स्टार्टअप स्टार्ट करना इंडिया में एक कॉम्प्लाइंस पार्ट है कि मैं गया एक कंपनी रजिस्टर करा लिया, एक कंपनी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। बट उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत बहुत उसमें पैशन लगता है, आपकी टीम लगती है, मोटिवेशन लगता है, इमोशंस लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको रन करने के लिए। ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपका आइडिया कैसा है, आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको रन कैसे करा रहे हैं। तो सर्वाइवल और एक स्टार्टअप के सर्वाइवल को और उसको रजिस्टर कराना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। और रोहित जी, स्टार्टअप स्टार्ट करते हुए वो कौन सा ऐसा पहला झूठ था जिस पर आपने भरोसा किया? झूठ बहुत सारे थे, बट स्टार्ट करते वक्त की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ा झूठ और पहला झूठ जो था, वो ये बोला गया था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाला हूँ और ये 1 साल के अंदर हो जाएगा। पहली बार कब लगा कि ये डिसीजन गलत था? सी फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट टाइम मुझे कब लगा ये कंपनी या फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का डिसीजन गलत था। अ, बहुत सारे टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, बट फर्स्ट टाइम जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपनी जॉब क्विट की और मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी बंद हो गई, पे चेक आना बंद हो गया। मुझे उस समय रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, अब घर कैसे चलेगा। पैशन का मोटिवेशन से प्रेशर बन जाता है। करेक्ट। आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया है, पैशन का मोटिवेशन से प्रेशर बन जाता है, ये एकदम करेक्ट चीज़ है। जब मैं अपनी कंपनी लेके आगे बढ़ना चाह रहा था, तो वे बैक 2014-15 बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ था कि मैं एक स्टार्टअप रन करना चाहता हूँ, फाइनेंस कंपनी है या आईटी कंपनी है। तो उस समय एक पैशन था कि हाँ, मुझे काम करना ही करना है। बट 2014 से 17-18 तक आते-आते मुझे ये लगने लगा कि अब ये होगा कैसे?
तो दिमाग में एक प्रेशर था जिसकी वजह से मुझे शायद ये लगता है कि मैं अपने जिस कंपनी में मैं जॉब भी कर रहा था, बहुत सारी कंपनीज़ में जब मैंने जॉब किया, तो वो एक प्रेशर हमेशा बना रहता था, जिसकी वजह से ये होता था कि कभी जॉब में मन नहीं लग रहा है, कभी बाहर मन नहीं लग रहा है कि अब करना है मुझे। जी। देन स्टार्ट करते-करते 2023 वाज़ द ईयर जिसमें मैंने स्टार्ट किया। प्रेशर बहुत था और आज भी वो प्रेशर मैं कैरी करता हूँ कई बार। तो सडनली ऐसा क्या मतलब आपने सोचा कि नहीं अब मुझे जॉब क्विट करनी ही है, ऐसा वो कौन-सा मोमेंट था? या ऐसी कोई आपको बात पिंच हुई कि आप एकदम से स्टार्टअप की तरफ मूव हो गए? पर्टिकुलरली कोई बात पिंच नहीं हुई जब मतलब मैं अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम की बात बताऊँ, जिस समय मैं जॉब कर भी रहा था, तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टअप में काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए कि आगे आप अगर कभी स्टार्ट करने का मौका मिला तो आप कैसे काम करेंगे, तो मैं भी एक स्टार्टअप में ही था एंड नो वंडर्स बट सैलरी आना बंद हो गई, सैलरी मतलब पे चेक मेरा 50% हो गया। तो उस समय मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, अगर डिलेड सैलरी आ रही है, तो कुछ तो एक प्रेशर होगा इस कंपनी पे भी। बट ठीक है, एज़ अ एम्प्लॉयी ये चीज़ नहीं समझ में आती है, बट एज़ अ फाउंडर ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि जब आप किसी को सैलरी दे रहे होते हैं, तो वो जी, उसका एक क्या प्रेशर होता है। एग्ज़ैक्टली। तो उस समय काम करते-करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मेरी सैलरी एक अच्छे अच्छे अमाउंट मेरे पास क्रेडिट हो रहे हैं और वो अचानक बंद हो जाए जिससे मेरा घर चलना बंद हो जा रहा है, मुझे हुँ, मतलब मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। यस। तो मुझे लगा कि चेंज कर देता हूँ अब मैं। बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज़ ये एक बहुत ही बेसिक नीड है। अगर करेक्ट, वही फ्लो हम लोगों का रुक जाए तो वो बेसिक नीड भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल हो करेक्ट। जाते हैं। यस, तो इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक ही हमारा इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की साइड। पैसा खत्म होने से डेंजरस और क्या है? होप का खत्म होना? करेक्ट। पैसा ख़त्म होना एक सेकेंडरी चीज़ है, अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, किसी भी फाउंडर के लिए अगर मैं बात करूँ। सो क्योंकि आज का टॉपिक ही सर्वाइवल है, तो जी, मैं उसके लिए अगर बात करता हूँ, तो अगर मेरी होप ख़त्म हो गई है, तो मेरे पास बहुत पैसे भी होंगे, मैं एक सर्वाइवल स्टेज पे नहीं आ सकता या मैं ग्रोथ स्टेज पे किसी स्टार्टअप को लेके नहीं जा सकता। सो होप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी चीज़ को रन करने के लिए, तभी आप उसको अपने आइडिया को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। टीम के सामने स्ट्रॉन्ग बनते-बनते आप कभी टूटे हैं रोहित जी? बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आपने फिर अपने आप को कैसे स्टैंड किया? देखिए, स्टैंड करने के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपनी टीम से कभी कई बार होता है कि मैं अपने आइडिया को डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है। सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे पता रहता है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ टीम से शायद ये पॉसिबल नहीं है या एट द मोमेंट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट जब मैं कभी अकेले बैठता हूँ, केबिन में बैठता हूँ, तो मुझे समझ में आ चुका रहता है कि जो मैंने आज अपनी टीम से बात की है, वो थोड़ा-सा टफ टास्क है। बट अपने आप को सँभालने के लिए भी मैंने उसी मोटिवेशन का यूज़ किया जो अपनी टीम को मैं बोलता हूँ कि काम करते रहना है, रुकना नहीं है। बट और बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे साथ टीम बहुत अच्छी है मेरी, जिसने बहुत सपोर्ट किया मेरा और आज भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। तो रोहित जी स्टार्टअप ने आपको इमोशनली नम किया है या मेंटली स्ट्रांग? मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है। इसका एक रीज़न है कि बहुत सारे सिचुएशंस मेरी लाइफ में भी आई जब हम लोग स्टार्टअप मतलब मैं और मेरा पार्टनर हम लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे एंड रिलेटेड टू पेचेक्स, रिलेटेड टू फैमिलीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिसमें हम लोगों को प्रेज़ेंट होना चाहिए था, बट हम लोग प्रेज़ेंट नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ टीम जो आपकी काम कर रही है, वो आपको समझने लगती हैं कि किस प्रेशर में ये कंपनी रन हो रही है, जो आपके बेस पिलर होता है, जिनके साथ आप अपनी मतलब अपार्ट फ्रॉम योर को-फाउंडर, जी। जो आपकी टीम होती है, वो जब आपको समझने लगती है, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कोई सिचुएशन कोई भी हो, चाहे फैमिली हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आप उससे कोप अप कर जाते हैं और आज भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़। आपका लोएस्ट पॉइंट कौन-सा था जहाँ आपको लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा? 2 साल पहले ऐसी एक चीज़ हुई थी, जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया तो बहुत समय लगता है एक स्टार्टअप कंपनी को मार्केट में अपने लिए पार्टनरशिप लेके आना, टीम्स गैदर करना। बहुत टाइम हो रहा था, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर रखी थी। मतलब एज़ अ एम्प्लॉयी बात करूँ, जब मैंने जॉब छोड़ के स्टार्टअप स्टार्ट किया तो फंड्स की बहुत कमी होती है।
सारे फंड्स लग चुके थे, घर से भी बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी थी। अब ये भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से भी पैसे मिलने वाले हैं। तो वो समय ऐसा था कि कंपनी रजिस्टर तो करा ली, बट लग रहा था कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। फाउंडर बर्नआउट को हम लोग नॉर्मलाइज क्यों कर देते हैं? सो फाउंडर्स बर्नआउट को 2 तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। पहला इमोशनली और दूसरा फाइनेंशियली। सो इमोशनली मैं बात करता हूँ कि फाउंडर्स बर्नआउट को क्यों दबा दिया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फाउंडर्स अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते हैं अपनी टीम के सामने या अपने फैमिली के सामने कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी टीम के साथ क्या चल रहा है। टीम को नहीं बता सकते हैं फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली को नहीं बता सकते उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें दब जाती हैं। सो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड सेम थिंग जो मैंने बताया कि फाइनेंशियली भी इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, फाइनेंशियली भी इसको दबाया जाता है। कई बार फैमिली नहीं समझती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आपके पास जो कंपनी में आपने काम किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो अगले ही दिन कैश हो जाए। जी। तो लोग उसको थोड़ा-सा दबा देते हैं, कई बार फाउंडर्स खुद दबा देते हैं उसे, अपनी फैमिली के सामने नहीं प्रेज़ेंट करते हैं, कई बार अपनी टीम्स के सामने भी वो प्रेज़ेंट नहीं करते हैं। बिकॉज़ सबकी एक टेंडेंसी होती है कि हमने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% फ्रूटफुल ही आए। करेक्ट, कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। करेक्ट। तो रोहित जी, स्टार्टअप के लिए आपने सबसे महँगी वो कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो खोई है? अपनी वेल सेटल्ड जॉब। वो मोमेंट आपको कब लगा कि जब आपको ये अंदर से फ़ील आई कि रोहित, मैं खुद को कहीं खो रहा हूँ? जब मैंने घूमना-फिरना बंद कर दिया। कैश फ्लो ज़ीरो के आस-पास हो तो फाउंडर की पहली गलती क्या होती है? सो जब कैश फ्लो आपका ज़ीरो हो, फाउंडर की सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो किसी न किसी इन्वेस्टर के पीछे भागना है। आज की डेट में भी हम लोग बहुत सारे फाउंडर्स को देखते हैं, अच्छे आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं और अचानक ऐसा एक समय आ जाता है जब उनकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है। और उसका एक रीज़न होता है कि जब उन्होंने एग्ज़ीक्यूशन और अपने आइडिया को छोड़ के अपने कैश फ्लो या उन कैश फ्लो के पीछे वो जाने लगते हैं। और सबसे बड़ी सबसे बड़ा एक उनके साथ इश्यू ये हो जाता है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ज़ीरो हो चुका है, अगले महीने से सैलरी कैसे देनी है मुझे? या अगले महीने से मुझे अपनी कंपनी क्या जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स एक्सपेंस हैं, वो कैसे मैनेज करना है? रोहित जी, फंडिंग की अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी से ही रिलेटेड एक मेरा और क्वेश्चन है कि फंडिंग हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है या ये भी प्रेशर का एक नेक्स्ट लेवल ही होता है? ये एक ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी फाउंडर को फंड्स की ज़रूरत है, तो उसको ज़रूरत है। अगर वो फंड्स उसके पास नहीं हो पाएँगे या नहीं अरेंज कर पाता है वो, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं अपने क्रैकडाउन की ओर चले जाते हैं और वो वहाँ से कोप अप नहीं कर पाते हैं फिर। सो अगर उनको फंड्स मिल रहे हैं, तो वो करंटली उनके लिए ब्लेसिंग है। बट जो सेकंड हमारा पार्ट है कि वो प्रेशर है कि नहीं, अगर मैं उस फंड्स को करेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अपने आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए या डिसिप्लिन्ड वे में अपने स्टार्टअप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर एक प्रेशर बन जाता है। प्रॉफिट के बिना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है या सेल्फ डिसेप्शन? एक स्ट्रैटेजी है। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैटेजी है, उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जब आपका प्रॉफ़िट नहीं होता है, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव फ़्लो करने लगती हैं आपके अगेंस्ट में, एक फाउंडर के अगेंस्ट में। कि कंपनी प्रॉफ़िटेबल नहीं है, कंपनी को फंड्स नहीं मिलने चाहिए या अगर कहीं से एक उम्मीद भी होती है फंड्स की, तो वो भी नहीं पॉसिबल हो पाता है। पार्टनरशिप्स आपकी जाने लगती हैं। वहाँ से किसी कंपनी को बाहर निकालना, हमेशा एक फाउंडर की स्ट्रैटेजी होती है कि वो बाहर कैसे लेके आएगा। और वो स्ट्रैटेजी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ होती है उस फाउंडर का डिसिप्लिन, उसकी टीम, उसका वर्क एंड उसका एग्ज़ीक्यूशन। स्टार्टअप फेलियर लाउड नहीं होता। आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री? एग्री हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, इंडियन मार्केट में बैठे हैं और एक स्टार्टअप कहीं न कहीं किसी एक ऐसे घर से निकल रहा होता है जहाँ पे एक आइडिया तो फ्लो कर रहा है, बट फंड्स की कहीं न कहीं कमी है। अ, जब उस घर से कोई निकलता है, एक स्टार्टअप एग्ज़ीक्यूट करता है वो, तो उसके दिमाग में एक विज़न चल रहा होता है, एक मिशन होता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी फ्यूचर में जाके सेटअप करूँगा।
बट जिस दिन वो कंपनी सेटअप हो जाती है तो वो उस फाउंडर की एक सक्सेस होती है। बट अगर जो गलती से वो स्केल नहीं कर पाई कंपनी, तो उस पर्टिकुलर फाउंडर के लिए एक सिन हो जाता है कि अब इसके आगे अब कुछ नहीं है। मल्टीपल रीजंस हैं, आपकी टीम आपके पीछे पड़ी रहती है कि आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। आपके इन्वेस्टर्स होते हैं आपके पीछे, आपकी जो सोसाइटी है वो जो आपको लोग जान रहे हैं वो आपके पीछे होते हैं कि आपने जो स्टार्ट किया आपने वो बीच में ही छोड़ दिया। सो बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे होते हैं जो अपने फेलियर को दबा लेते हैं। हालांकि इंडिया के बाहर बहुत बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आज भी स्टार्टअप फेलियर को एक सेलिब्रेशन की तरह ले रहे हैं कि ठीक है फेल हो गया, मैं नेक्स्ट स्टार्टअप पे जाऊंगा। बट इंडिया में अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है लोगों ने। तो आप इन जो 3 पॉइंट्स आपने मुझे बताए हैं कि स्टार्टअप के लिए कहीं न कहीं वो एक पॉइंट रखते हैं, जैसे कि आपने बताया टीम है, करेक्ट। आपने बताया इन्वेस्टर हैं, आपने बताया सोसाइटी है। करेक्ट। तो आप इनको कैसे स्केल करेंगे कि टीम कहाँ तक आपसे पूछती है, इन्वेस्टर का क्या प्रेशर आप रहता है और सोसाइटी का कितना प्रेशर रहता है? ये आप मुझे थोड़ा-सा प्लीज़ सेग्रीगेट कीजिए। देखिए मैं तीनों पॉइंट्स को लेके चलता हूँ। सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग अपने स्टार्टअप को मार्केट में लेके आते हैं तो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो मार्केट में जिनको लोग जान रहे हैं। और जब आप एक स्टार्टअप लेके आते हैं तो लोग उसी तरीके से आपको ट्रीट भी करते हैं कि हाँ, इनके घर में एक कोई इनका नोन है जो एक कंपनी रन कर रहा है। सो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। सो जब भी आप अपने घर जाएँगे, हो सकता है आप अपने घर घर से दूर स्टार्टअप रन कर रहे हो, बट जब भी आप वापस जाएँगे तो लोग उसी नज़र से आपको देखते हैं कि ठीक है, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर रहा है या एक फेल्ड स्टार्टअप रन कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। जहाँ तक बात आती है टीम की, टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि उस स्टार्टअप को रन करने में एक फाउंडर का जितना बड़ा हाथ होता है, उससे कहीं बड़ा हाथ उसके टीम का होता है। एक सक्सेसफुल टीम जो होती है, वही आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकती है। जो मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप रन किया है और एक अच्छी टीम है आपके पास, बट आपके एक गलत डिसीजन की वजह से वो स्टार्टअप ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपकी आपकी टीम जो है वो किससे क्वेश्चन करेगी? सो एक ये प्रेशर रहता है कि मुझे अपनी टीम को अब क्या आंसर देना है। जहाँ तक बात आती है इन्वेस्टर्स की, ऑब्वियसली जब अब अगर किसी ने आपकी कंपनी में फंड्स लगाए हैं, सो उस फंड्स को पे बैक करना है, वो एक प्रेशर है आपके ऊपर, जिसको मुझे लेके साथ चलना पड़ेगा। रोहित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लक वर्सेस स्किल, सर्वाइवल में कौन ज़्यादा काम आता है? स्किल काम आती है। कैसे? अ, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि एक आइडिया और एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लक बहुत बड़ा रोल करता है, बट उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपका स्किल क्या है। अगर मेरे पास स्किल नहीं है, लेट्स सपोज़ मैं एक फाइनेंस कंपनी रन कर रहा हूँ या मैं एक आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि कोडिंग कैसे होती है, या फिर मुझे बेसिक्स भी नहीं पता है, या फिर मैं एक फाइनेंस कंपनी रन कर रहा हूँ और मुझे अकाउंटिंग ही नहीं पता है कि किसी चीज़ की अकाउंटिंग कैसे हो रही है, तो मैं उस चीज़ को रन नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरा लक बहुत काम करता है कि मुझे पार्टनरशिप लेके आनी है या मुझे इन्वेस्टर्स लेके आने हैं। बट अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं शायद पार्टनरशिप और इन्वेस्टर्स भी लेके नहीं आ सकता हूँ। रोहित जी, ये जो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़रूर हैं, बट आई होप कि आपने अभी तक इतने अच्छे तरीके से मेरे सवालों के और जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, उनके भी उसी से ही रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। तो ठीक मैं है। चाहती हूँ कि आगे के जो थोड़े से अनकंफर्टेबल सवाल हैं, आप उनका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दें, श्योर। ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि गलत को-फाउंडर या गलत फर्स्ट हायर कौन ज़्यादा डैमेज करता है? एक गलत को-फाउंडर। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की या मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मेरी हायरिंग का प्रोसेस बहुत बात का है, बट जहाँ पे मुझे अपना आइडिया एग्ज़ीक्यूट करना है कि मैं ऑपरेशनली इस कंपनी को रन कैसे करूँगा। ठीक है, आइडिया मैंने बना लिया, मुझे पता है कि फंड्स कहाँ से आने हैं, मुझे पता है कि इसमें कौन से बोल्ट्स लगेंगे एक बड़ी सी मशीन को चलाने के लिए। बट मेरा जो को-पायलट है, वही अगर सही डिसीज़न नहीं ले सकता है, तो मैं कंपनी आगे रन नहीं कर सकता हूँ। और रोहित जी, फिर वही अगला मेरा क्वेश्चन
अनकंफर्टेबल वाला, कि टीम को सच बताना ज्यादा रिस्की है या झूठी उम्मीद देना? झूठी उम्मीद देना। क्विट करना फेलियर है या कभी कभी ब्रेवरी? ब्रेवरी है। कब बंद करना करेज होता है, हारना नहीं? जब आपको पता है कि आप एकदम ब्रेकडाउन मोमेंट पे हैं और उस समय राइट डिसीजन है कि बंद कर दें, क्योंकि ये आपके पीछे आपकी फैमिली एंड बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। एक डिसीजन जो आज भी आपकी रातों की नींद उड़ा देता है? कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है। ग्रोथ और सर्वाइवल? सर्वाइवल। सर्वाइवल करने के लिए कभी कभी आपको लाइफ में बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? करना पड़ सकता है, बट जैसा मैंने बताया कि ग्रोथ, आपके पिछले क्वेश्चन में कि ग्रोथ या सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल हमेशा इम्पॉर्टेंट है, बट जहाँ तक बात है अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की, मुझे नहीं लगता कि कभी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। गलत वैल्यूज़ के साथ, गलत फाउंडेशन के साथ कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या हर स्टार्टअप को सरवाइव करना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैशन एक टाइम के बाद बर्डन क्यों लगने लगता है, जो आम तौर पे देखा ही गया है? देखिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि पैशन एक टाइम के बाद बर्डन लगने लगता है, बट ये बर्डन भी एक रीज़न होता है कि अगर मैं एक्चुअल में पहली चीज़ तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो पैशन है भी कि नहीं। अगर वो बर्डन लग रहा है तो वो एक्चुअल में मेरा पैशन नहीं है। अगर मैं अपना स्टार्टअप लेके चल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आज भी किसी कंपनी को रजिस्टर कराना एक बहुत ही फ़ैसिनेटिंग टर्म हो, कि मैं अपनी एक कंपनी रन कराने जा रहा हूँ या रजिस्टर करने जा रहा हूँ। बट एक्चुअल में रियल लाइफ़ में ये एक फ़ैसिनेटिंग थिंग नहीं है। जब आप उस फ़ील्ड में आएँगे तो समझ में आता है कि ये हो सकता है आपके लिए एक बर्डन हो। रिलेशनशिप या स्टार्टअप, इन दोनों में से किसको बचाना सबसे ज्यादा टफ है? एक रिलेशनशिप को। उसका एक रीज़न है कि एज़ अ फाउंडर मैं भी या कोई भी फाउंडर है तो ह्यूमन बीइंग ही। किसी भी स्टार्टअप को आप स्ट्रैटेजी से बचा सकते हैं, अपने फंड से बचा सकते हैं, बट अपने उस स्टार्टअप को रन करने के बाद आपके जो खुद के रिलेशंस होते हैं, उसको आप फंड्स या किसी स्ट्रैटेजी से नहीं बचा सकते। मोटिवेशन कब फेक लगने लगते हैं? सी एक स्टार्टअप को रन करते-करते मोटिवेशन तब फेक लगने लगता है जब जब आपका आइडिया आप आधे रास्ते में जाके आपको ये लगने लगे कि शायद ये आइडिया गलत था या अधूरा था। एक लाइन रोहित जी, जो हर स्ट्रगलिंग स्टार्टअप बिजनेस करने वाले को सुननी चाहिए? सी कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है जिसने अभी नया-नया अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और अभी स्ट्रगल कर रहा है उसको सर्वाइव करने के लिए, अ, उसके लिए मार्केट का रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग कि हम इंडियन मार्केट में बैठे हैं, इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लायंसेस हैं, जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है। शायद एक भी कॉम्प्लायंसेस आपको बहुत ही बड़े लीगल एंगल में फँसा सकती है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे लीगैलिटीज़ क्या हैं। सो थैंक यू सो मच रोहित जी। थैंक यू। आपने हमारे इतने टफ क्वेश्चंस और माइल्ड क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिनका आपने बहुत ही बेखूबी से रिप्लाई थैंक यू। किया, एंड आई होप कि हमारे इस पॉडकास्ट को जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी जो क्वेरीज रही होंगी या वो स्टार्टअप का प्लान कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने भी पॉइंट नोट किए होंगे कि हमें किन पॉइंट्स को जो है मान के चलना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं लैग हो जाते हैं और वो ना हो। करेक्ट। बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, बाकी जो आपने को फाउंडर्स की बात करी और आपने टीम की बात करी, तो डेफिनेटली ये तीनों ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरी हैं। है। एंड लास्ट एंड द लीस्ट जो हमारा पिलर है मेन, वो हमारी फैमिली है। करेक्ट। तो ये 4 पिलर्स हैं हमारे किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते, हमारे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम रोहित जी से चाहते हैं सुनना, तो उसके लिए हम रोहित जी को दोबारा से इनवाइट करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हम रोहित जी का तहे दिल से जो है थैंक यू बोलते हैं कि वो अपना जो है एक प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो थैंक थैंक यू यू। सो मच रोहित जी थैंक आपका यू। आने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है, स्टार्टअप शुरू करना एक मूवमेंट होता है, पर स्टार्टअप को सरवाइव करना एक
माइंडसेट होता है। रोहित राय, फाउंडर ऑफ एक्रेडिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एक्रेडिट मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड, thank you for sharing not just success stories but the struggles no one talk about। दोस्तों, अगर आप भी एक स्टार्टअप जर्नी में हो, कंफ्यूज हो, स्टक हो या क्विट करने का प्लान कर रहे हो, याद रखो, प्रेशर का मतलब है कि आप ग्रोथ जोन में हो। ये था आज का एपिसोड। अगर वैल्यू मिली हो तो शेयर करो उनके साथ जो सिर्फ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सरवाइव करना भी सीखना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी, एक और रियल ट्रुथ के साथ। टिल देन, कीप बिल्डिंग, कीप सर्वाइविंग।